नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश का सर्वोच्च सदन संसद मानो कि संसद नहीं लेकिन अखाड़ा बन गया हो। जहां कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हल्ला बोला था, वहीं आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर तंज कसे। पिछले कई दिनों से संसद से लेकर सड़क तक अडानी का मुद्दा छाया हुआ है। इस मुद्दे कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसका आज जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण ये एक मंच पर आ गए। मोदी ने यूपीए सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल में सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए सरकार के राज में हुए। उनकी निराशा का कारण यही है कि देश का सामर्थ्य खुलकर सामने आ रहा है। 2004 से 2014 तक यूपीए ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया, लेकिन अब मोदी सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो लगातार विपक्ष उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। आप चुप रहिए। नो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह करके हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। अब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच
वो बाहर आके ही रह गया, ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। गुजरात के राजकोट में हमेशा ट्रैफिक से व्यस्त रहती गोंडल चौकड़ी पर बन रहे ओवरब्रिज की कार्यवाही के दौरान क्रेन के ब्रिज से नीचे गिर जाने से हड़कंप मच गया। गुजरात के राजकोट शहर में एक बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई। दरअसल राजकोट में हमेशा ट्रैफिक की समस्या से परेशान गोंडल चौकड़ी पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। ओवरब्रिज बनाने की इस कार्यवाही के दौरान ब्रिज निर्माण में जुटी हुई क्रेन अचानक ब्रिज से नीचे गिर गई। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त कोई वाहन नीचे नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। क्रेन के ब्रिज से नीचे गिर जाने से एक इको कार को नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना को लेकर मौके पर हड़कंप देखा गया। 40 ફૂટ ઉપરથી નીચે ક્રેન પડી અને ઉપર એક કોન્ક્રીટનો ગોળો હતો, ગોળાની બાજુમાં ઓવરટેકિંગ કરવા ગયો તો એક વ્હીલ નીચે આવી ગયું। તો મારા નજરની સામે જ મેં જોયું ઉપરથી નીચે ક્રેન પડી, નીચે ઇકોમાં 7 વ્યક્તિઓ બેઠા હતા, તો એ જાતા હતા 1 સેકન્ડનો ફરક પડ્યો, જેથી સાથે 7 વ્યક્તિઓ દબાઈ જાત અને ઉપરથી અવાજ આવ્યો અને ડ્રાઈવરને પકડી અને ખેંચીને અંદરથી કાઢ્યો। મૃત્યુ નથી થયું, દવાખાને લઈ ગયા છે। ડ્રાઈવરની ભૂલ હતી, ગોળો છે ને ગોળાની બાજુમાં થઈ અને ઓવરટેક કરવા ગયો, ગોળાની બાજુમાં હાલવા ગયો, એક વ્હીલ નીચે આવી ગયું, મારી નજર સામે જોયું અને વ્હીલ નીચે આવ્યું ને ત્રાસી થઈ ગઈ આખી અને सीधे सीधे नीचे આવી ગઈ। ये तो हम सब जानते हैं कि गुजरात के वडोदरा शहर के सबसे बड़े अनाज बाजार का नाम हाथीखाना है, लेकिन इस बाजार का नाम हाथीखाना क्यों पड़ा, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ये तो हम सब जानते हैं कि गुजरात के वडोदरा शहर में हाथीखाना एक होलसेल अनाज बाजार है। यहीं से वडोदरा शहर जिला में अनाज पहुंचाया जाता है। सालों से यहाँ अनाज के गोदाम और अनाज की दुकानें हैं, लेकिन राजा महाराजाओं के जमाने में ये हाथी बांधने का इलाका हुआ करता था। राजा महाराजा अलग अलग प्रांतों से बेहतरीन हाथियों को मंगवाते थे और उन्हें अपनी शान में हाथीखाना में रखते थे। साथियों के साथ आए हुए महावत भी यहीं बस जाते थे। आज भी कुछ ऐसे महावत वडोदरा में पीढ़ियों से बसे हुए हैं, जो हाथीखाना का इतिहास अपने जहन में संजोए हुए हैं। गायकवाड़ जब अच्छे स्थिर हो गए 1857 के बाद, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि खंडेराव मल्हारराव ने इनका जो ज़माना आया, उसमें फिर वो हिंदुस्तान के कोने कोने से हाथी मंगाते थे, अच्छे हाथी, ऊंचे हाथी, खूबसूरत हाथी। तो फिर जो हाथियों के साथ आते थे ना आदमी, वो यहीं सेट हो जाते थे। तो हाथीखाना क्या है, एक एंड है सिटी का, पहले अभी भी एंड ही है। तो ये सब जो भी आते थे वो फिर यहाँ स्थायी हो जाते थे और इस तरह से हाथीखाना बसा। अब वो सब बदल गया, हाथीखाना फिर आज़ादी आई 58 में, हाथीखाना ख़त्म हो गया। उसके बाद में गायकवाड़ सरकार ने गुजरात सरकार को बेच दिया और फिर यहाँ अनाज का गोडाउन, खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति, ये नाम से फिर वो सब गोडाउन थे। पशु बाजार भी था, लेकिन वो भी बंद हो गया। अब खाली गोडाउन है। फिर ये हाथीखाने का बांधकाम हुआ और यहाँ कम से कम 15-20 हाथियों की जगह है। इसमें ऐसा होता है कि नर जो होता है ना, वो 4 महीने बरस में काम नहीं देता, उसके यहाँ कपाल में से रस निकलता है, तो उसको बाहर बांधना पड़ता था। ऐसे 3 थान बाहर थे, अभी गोडाउन में कन्वर्ट हो गए। तो वो महावत लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये काम नहीं देगा, तो फिर उसको वहाँ बांधते थे बाहर ले जाके। और इस तरह से फिर वो धीरे धीरे मेरी मतलब बचपने में यहाँ मैंने 3-4 हाथी देखे बस, ज़्यादा मेरे पहले मतलब सब खत्म हो गए थे। 15-20 हाथियों का यहाँ वो था। गायकवाड़ महल के अंदर हाथी जिस तरीके से जाते थे, किस तरीके से आप लोग सजवाते थे इसको? हाँ, उसका एक विभाग अलग होता था। उसमें होदा बोलो कि अंबाड़ी बोलो, उसमें मखमल की अंबाड़ी, चांदी की अंबाड़ी, मेन तो सोने की अंबाड़ी थी। तो सोने की अंबाड़ी सिक्योरिटी के लिए यहाँ हाथीखाने में नहीं रखते थे, उसको वहाँ बग्गी खाना था पोलो ग्राउंड के सामने, वहाँ रखते थे। और सयाजीराव महाराज बहुत दूरंदेश थे। अब वो अंग्रेज़ों का ज़माना था,
तो 1911 में वाइसरॉय के ऊपर जो होता है लंदन से वो आया राजा, तो उसने यहाँ उन्होंने सोने की अंबाड़ी में उसको बिठा के शहर में फिराया, तो बहुत देखता था वो अंबाड़ी को सोने की। सियाजीराव गिफ्ट मांगेगा, तो उन्होंने क्या हुआ कि जैसा ही गया वो दिल्ली वापस, तो रातों रात गलवा डाली सोने की अंबाड़ी। और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से टेलीग्राम आया कि बोले वो अंबाड़ी किसी को देना मत, इनको बहुत पसंद आ गई, ये लंदन ले जाएंगे। तो राजा ने बोले तुमने मेरे को वो टाइम पे नहीं बोला, नहीं तो मैं गलवाता नहीं, मैं तो रातों रात। ऐसा सियाजीराव का बहुत योगदान है हाथी या बड़ौदे के खुशहाली में, प्रजा के कामों में। कि भाई तरक्की का जमाना है, तरक्की करो, ऊंचे उठो, लेकिन पैर धरती से पे रखो। अगर पैर भी उठ जाएंगे तुम गिर पड़ोगे। इसके लिए भूतकाल से तो सबक हासिल करना चाहिए। अपना भव्य भूतकाल है हमारा तो यहाँ, और वो इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। अब आगे तो बहुत आगे दुनिया बढ़ चुकी है तालीम में, आर्थिक में। गुजरात के वडोदरा के सुरसागर में स्थित 111 फीट ऊंचे सर्वेश्वर महादेव को सुवर्ण जड़ित बनाने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा, जिस पर सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी द्वारा आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर नगरी नरसिंहजीना वरघोड़ाथी, विठ्ठलनाथजीना वरघोड़ाथी, इस्कोनना वरघोड़ाथी અને હવે ગોગલનાથજીના પણ વરઘોડાથી ઓળખાતી હતી। પરંતુ જ્યારથી શિવજીની સવારી શરૂ કરવામાં આવી છે અને ત્યારથી શિવજીની સવારીનું પણ અનોખું આકર્ષણ વડોદરા શહેરમાં રહ્યું છે। કદાચ એવું કહી શકાય કે બધી જ યાત્રાઓ કરતા પણ પ્રભાવી લોકોને જે બધા જ વર્ગના બધા ધર્મના લોકોને સામૂહિક જોડતી આ શિવજીની સવારી આ મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વ પર જ્યારે નીકળે છે, જે દિવસે ભગવાન શંકર આ પૃથ્વી પર એક અગ્નિના થાંભલા રૂપે પ્રગટ થયા હતા, એ મહાશિવરાત્રિના પર્વ દિવસે સર્વેશ્વર મહાદેવની પણ આ પ્રતિમાનું સુવર્ણજડિત પ્રતિમાનું અનાવરણ થવાનું છે। આખા દુનિયામાં સ્વર્ણજડિત પ્રતિમા પહેલી ઊભી થઈ હશે અને આટલી મોટી પ્રતિમા અને જેને સાકાર કર્યું સ્વામીજીના કહેવાથી લોકો આવશે ને જશે, પ્રતિમા અહીંયા ઊભી રહેવાની છે। શિવની સવારી એક વડોદરા શહેરનું નજરાણું બન્યું, શિવજીની પ્રતિમા એક નજરાણું બન્યું અને હવે સ્વર્ણજડિત પ્રતિમા એક નજરાણું બનશે। જ્યારે આટલું સરસ નજરાણું સુરસાગરની વચ્ચે બન્યું છે, આપણે સુરસાગરને બ્યુટીફાઈ કરવામાં બી કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે અને હવે ત્યાં સિટી સ્ક્વેર બનવા જઈ રહ્યું છે, કલ્ચરલ સેન્ટર અને સામે ન્યાય મંદિરનું જે બિલ્ડિંગ હતું, કોર્ટનું બિલ્ડિંગ, એ બી કોર્પોરેશનને સુપ્રત કર્યું છે। ત્યારે આ ટ્રસ્ટે જે સુંદર કામ કર્યું છે, તો કોર્પોરેશનની સાથે રહીને આગળનું આયોજન કરીને આખું સ્ક્વેર બનાવવામાં બી આ ટ્રસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ લે એવી ટ્રસ્ટને બી વિનંતી કરું છું ને મેયરશ્રીને બી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ શહેર જ કંઈક જુદું છે। શહેરની અંદર નવનાથના નવનાથની નગરી કહેવાય, 4 દિશા 4 ખૂણા અને કેન્દ્રમાં ભોલેનાથ બિરાજમાન છે। એ પહેલેથી જ બિરાજમાન છે, ગાયકવાડી સમયથી બિરાજમાન છે। એટલે આ શહેર છે ને એક બહુ બ્લેસ્ડ શહેર કહું તો ચાલે કે જેને ભોલેનાથના આશીર્વાદ મળ્યા છે કે આ જે યોગેશભાઈને 111 ફૂટની મૂર્તિ પર સોનું ચઢાવવાની જે કલ્પના પણ આવી ને, એ બહુ મોટી। અત્યારે પણ આપણે વાત કરું છું તો મારા રૂવાડા ઊભા થાય છે। આપણે 5 ગ્રામ કે 10 ગ્રામ સોનાની વાત કરીએ ને તો આપણું તો મગજ પડી જાય, જ્યારે આની અંદર કેટલું બધું વિશાળ સંખ્યામાં કેટલી મોટી ક્વોન્ટિટીમાં સોનું ચઢાવવાનું, એનો જે વિચાર આવો ને એ જ મારી દ્રષ્ટિએ એક દિવ્ય વિચાર છે। જ્યારે યોગેશભાઈ પહેલી વખત કીધું કે કૃષ્ણભાઈ આપણે આ કરે તો કેવું થાય, મેં કીધું કે તમે આ કલ્પના કરો છો ને તેના માટે હું તમને ધન્યવાદ આપું છું। તમે ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર છો એટલે તમને આવો વિચાર પણ આવ્યો છે। અમને પણ આનંદ છે કે આવા એક સારા સંકલ્પમાં
થોડું ઘણું સહભાગી થવાનો યોગેશભાઈને ટીમે અમને અને અમારા પરિવારને એક તક પણ આપી. અમે એટલા બધા શિવજી ભક્ત તો નથી, પણ આ મૂર્તિ થકી અમને પણ શિવજીની ભોળેનાથની કૃપાનો પણ અનુભવ થયો છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં અમારા પણ ધંધા રોજગારમાં ભલે કોરોનાનો સમય હતો છતાં પણ ખૂબ સારી ધારણા કરતાં ભગવાને અમને આપી છે. એટલે શિવજીની આ કૃપા અમને પણ આ રીતે પડી છે. જે આગામી 18 તારીખના રોજ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય શિવયાત્રાની શોભાયાત્રા નીકળનાર છે. સાથે સાથે સુરસાગરની મધ્યમાં 111 ફૂટની જે વિશાળકાય સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિમા છે, એ પ્રતિમાને સુવર્ણ આવૃત કરવાનું જે કાર્ય છે તે પણ પૂર્ણ થયું છે. અને તે સુવર્ણમઢિત જે પ્રતિમા છે તેના લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ પણ એ દિવસે રાખવામાં આવ્યો છે. અને ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી અને બીજા અન્ય મહાનુભાવો પણ હાજર રહેનાર છે. અને દર વર્ષની જેમ આ વડોદરા ફરી એક વખત શિવનગરી બની અને શિવમય તમામ નગરજનો શિવમય બનશે અને જે ભક્તિ અને ભક્તિનું ઘોડાપુર ઉમટશે તેવી અમારી બધાને એક આશા છે. અને ભગવાન શિવ તમામ વડોદરા નગરવાસીઓને એમના શુભાશીષ આપે તેવી શિવજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આ દિવસે પરંપરા મુજબ પ્રતાપનગરથી રણમુક્તેશ્વર મહાદેવથી શિવજીની સવારી બપોરે 3:30 વાગે ત્યાંથી શરૂ થઈ. નાનું શાક માર્કેટ, માંડવી, નાય મંદિર થઈને માર્કેટ 4 રસ્તા, ત્યાંથી અગ્નિશાંતિ કેન્દ્ર, ત્યાંથી મહારાણી હાઈસ્કૂલ થઈને પ્રતાપ ચોકી મહારાણી હાઈસ્કૂલ પહોંચશે. સુરસાગર મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ 7:15 વાગે થશે. ત્યાંથી ફરીથી યાત્રા શરૂ થશે. ગાંધીનગર ગૃહ અને કોઠીએ ઉદયનારાયણ ભગવાન પાસે આ यात्रा पूरी થશે. G20 अंतर्गत देश विदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कच्छ के धोरडो में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के सदस्य विचार विमर्श कर रहे हैं. G20 समिट अंतर्गत कच्छ के धोरडो में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस मौके पर राज्य में पधारे G20 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहमानों का गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वागत करते हुए कहा कि 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए ये गर्व का अवसर है. विकास में प्रवासन की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया की जीडीपी में टूरिज्म का महत्वपूर्ण योगदान है और गुजरात को समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. गुजरात में टूरिज्म विकास के लिए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत राज्य में टूरिज्म विकास के साथ साथ पर्यावरण समृद्धि का एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है. मुझे विश्वास है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की इस पहली बैठक में विभिन्न देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा टूरिज्म क्षेत्र की चुनौतियों और विकास पर सामूहिक चिंतन व मनन से टूरिज्म क्षेत्र को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी. वीएनएम न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम.
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज वडोदरा एयरपोर्ट आए, जहां उनसे मिलने वडोदरा के जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी भी पहुंचे। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज वडोदरा एयरपोर्ट आए, उनसे मिलने और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, जिला कलेक्टर AB गौर, म्यूनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी समेत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एयरपोर्ट से ही गांधीनगर जाने के लिए रवाना हो गए। भारत सरकार के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वेबसाइट से अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के नाम गायब होने और खिलाड़ियों के नाम अपडेट नहीं होने पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पार्थिवराज कठवाड़िया ने आपत्ति जताई। 5 વર્ષમાં 24,000 કરોડથી પણ વધારે બજેટ ફાળવતા હોય અને જ્યારે કેન્દ્રની પોતાની સરકારની મિનિસ્ટ્રી ડિજિટલ ઇન્ડિયાના અમલીકરણમાં ફેલ થતી હોય ત્યારે કેન્દ્ર સરકારની પોતાની વેબસાઇટ સમગ્ર દેશના નાગરિકોને શરમાવી રહી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ખેલકૂદમાં ક્યાંક ગોલ્ડ મેડલ, ક્યાંક બ્રોન્ઝ મેડલ, ક્યાંક સિલ્વર મેડલ, ક્યાંક વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ, કોમનવેલ્થ ગેમ, ઓલિમ્પિક ગેમ, અલગ અલગ રમતગમતમાં વિશ્વમાં ભારત દેશનું નામ રોશન કરનારા આપણા રમતવીરો જેમને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અર્જુના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવતા હોય, જેમને મેજર ધ્યાનચંદ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવતા હોય, જેમને મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવતા હોય, પણ દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે 2018 પછીના 106 અર્જુના એવોર્ડ ના વિજેતા, 13 જેવા ખેલ રત્નના વિજેતા, 36 જેવા ધ્યાનચંદ લાઈફ ટાઈમ એવોર્ડના વિજેતા, 36 જેવા કોચિસ જે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને કોચિંગ આપે છે તેવા દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડના વિજેતા નું સરકારી વેબસાઇટ મિનિસ્ટ્રી ઓફ યુથ અફેર અને સ્પોર્ટ્સના પોતાની વેબસાઇટથી 2018 પછી આ બધાના નામ મિસિંગ છે. એ પછી ગુજરાતના રવિન્દ્ર જાડેજા હોય, બજરંગ પુનિયા હોય, વિનેશ ફોગાટ હોય, આપણા ભારતીય ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્મા હોય, આ સૌને અર્જુના એવોર્ડ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિના હાથે આપવામાં આવ્યો હોય અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના નામે મોટી મોટી સરકાર વાતો કરતી હોય, એ સરકારની પોતાની વેબસાઇટમાં 2018 પછી એક પણ ખેલાડીનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું નથી. આ એની વેબસાઇટનો ફોટો છે, એની લિંક પણ આપની જોડે શેર કરું અને કહેતો હોય તો વિડીયો પણ તમને શેર કરું. આ જે રમતવીરો છે સમગ્ર દેશની યુવા પેઢી માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. આજના દેશના યુવાનો જે ટીનેજર્સ છે, કોલેજ ગોઈંગ યુથ છે, એ સ્પોર્ટ્સ માટેની એમની જે લાગણી, સ્પોર્ટ્સ માટે એમને જે પ્રોત્સાહન મળે છે, જે પ્રકારે આ જે એમના માટે રોલ મોડલ્સ, હવે રોલ મોડલના નામ સરકારની વેબસાઇટમાંથી મિસિંગ હોય તો હું માનું છું
કે જે યુવાનો છે એમના ઉપર આ બહુ મોટા પ્રમાણમાં અસર કરે. गुजरात के वडोदरा में इन दिनों अवैध रूप से चलाई जा रही नॉनवेज की दुकानों पर वीएमसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी ही कार्यवाही रावपुरा में भी देखी गई। वडोदरा के कई इलाकों में अवैध रूप से नॉनवेज की दुकानें चलाई जा रही थी। बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही इन दुकानों पर इन दिनों वडोदरा कॉरपोरेशन ने लाल आंख की है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा वडोदरा के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से चलाई जा रही नॉनवेज की दुकानों को लगातार सील किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही कार्यवाही आज वडोदरा के रावपुरा और मच्छीपीठ इलाके में देखी गई, जहां कई दुकानों को कॉरपोरेशन ने सील कर दिया। बड़ोड़ा के जो मच्छीपीठ एरिया है, रावपुरा एरिया है, वहाँ पे जो भी है चिकन शॉप है, मटन शॉप है, उसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का चेकिंग का कामगिरी हो रहा है। और उसके साथ साथ जो भी दुकान में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं है या फिर लाइसेंस लिया नहीं है, उस दुकान को सील की और बंद करने की कार्यवाही अभी शुरू है। गुजरात के भावनगर में भावनगर रेंज पुलिस एथलेटिक्स 2023 प्रतियोगिताओं का शुभारंभ राज्य के इंचार्ज डीजीपी विकास सहाय के हाथों किया गया। गुजरात में भावनगर रेंज आईजी गौतम परमार द्वारा भावनगर रेंज के भावनगर, अमरेली और बोटाद जिला के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पुलिस एथलेटिक मीट 2023 का 8 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के डीजीपी विकास सहाय ने किया। पुलिस एथलेटिक्स मीट में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसी कई एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस कर्मचारी अपना कौशल्य दिखा रहे हैं। राज्य के पुलिस दल के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की दूरी घटाने के साथ साथ शिस्त और सद्भावना की लेन देन, कर्मचारियों का मानसिक तनाव घटाने और उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ाने के आशय से भावनगर पुलिस द्वारा ये उम्दा आयोजन किया गया है, जिसकी इंचार्ज डीजीपी विकास सहाय ने सराहना की। राज्यना डीजीपीना पद संभाळ्या પછી ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ પોલીસ એકમોની મુલાકાત લેવાની મારી ઈચ્છા હતી અને આજે જ્યારે ભાવનગર રેન્જના પોલીસ અધિકારીઓ સાથેની શુભેચ્છા મુલાકાત દરમિયાન રેન્જના જે એથ્લેટિક મીટ છે એના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પણ મને હાજર રહેવાની તક મળી, તે મારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે। આ પ્રતિયોગિતામાં, આ એથ્લેટિક્સ મીટમાં આશરે 1400 રમતવીરો ભાગ લઈ રહ્યા છે અને આ રમતવીરોમાં ફક્ત પોલીસ વિભાગનું નહીં પરંતુ અલગ અલગ વિભાગોના પણ રમતવીરોનો પણ સમાવેશ થાય છે। એમાં કલેક્ટર કચેરીની ટીમ છે, ડીડીઓ કચેરીની ટીમ છે, હેલ્થની ટીમ છે, પ્રેસની ટીમ છે। એટલે જાહેર જનતાને પોલીસની સાથે સેતુ બાંધવા માટેનું આ જો એક આયોજન છે તે બદલ ભાવનગર રેન્જના વડા श्री गौतम परमार ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूं। गुजरात के खाने से लेकर गुजरात के गीत संगीत तक की संस्कृति ऐसी है कि कोई भी इसका मुरीद बन जाए। गुजरात आए देशी विदेशी मेहमान इन दिनों गुजरात की संस्कृति से काफी अभिभूत है। गुजरात के कच्छ के धोरडो में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के पहले दिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाला डिनर का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया, जिसमें गुजरात राज्य की विभिन्न सांस्कृतिक कृतियां पेश की गई, जिसे देखकर विदेशी मेहमान काफी अभिभूत हुए। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय प्रवासन मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के प्रवासन मंत्री मूलू बेरा, मुख्य सचिव राजकुमार, प्रवासन विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर यहाँ मौजूद विदेशी मेहमान काफी प्रसन्न हुए। यहाँ कच्छ से लेकर अलग अलग प्रांतों की संस्कृति को गीतों के जरिए पेश किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर इस बार G20 समिट आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों में शामिल होने देश विदेश के मेहमान भी इन दिनों गुजरात आए हैं। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में आज भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय में मशहूर हुए उस्ताद फयाज खान को
याद किया जाता है। हर साल उनकी जन्म जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। कलाकारों की कद्र वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से होती आई है। ऐसे ही एक कलाकार थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आगरा घराने के उस्ताद फयाज खान। महाराजा के समय से मशहूर शायर उस्ताद फयाज खान की आज जन्म जयंती है। आफ्ताबे मौसीकी के रूप में जाने जाते स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका और MS यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी द्वारा कारेली बाग में बहुचराजी रोड पर स्थित उनकी मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, MS यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर राजेश केलकर समेत के अन्य गणमान्यों की उपस्थिति रही। आफ्ताब मौसीकी यानी कि संगीत का सूरज, ऐसे उस्ताद फयाज खान साहब का जन्म सिकंदरा आगरा में हुआ था और उनकी कर्मभूमि वडोदरा थी, क्योंकि वो बड़ौदा दरबार के राजगायक थे। बेहद अन्य पहलू उनकी म्यूजिकल पर्सनालिटी में थे, एज अ कंपोजर, एज अ गुरु, एज अ इंस्पायरर, एज अ परफॉर्मर और एज अ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने जो 40 साल यहाँ पे वास्तव्य किया, उसमें अनेक लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनके बारे में कहते हैं पंडित भातखंडे जी, जो कि भारतीय संगीत के भीष्म पितामह थे, कि फयाज खान साहब का गाना यानी 100% प्योर गोल्ड, क्योंकि उन्होंने जो राग गाए उसके आधार पर रागों का स्टैंडर्डाइजेशन किया। प्रखर कृष्ण भक्त थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति प्रद ऐसी अनेक रचना गाई बजाई। आपको आश्चर्य होगा कि जयदेव की अष्टपदी है, वंदे नंद कुमारम श्रीधरणीशम, ऐसा एक संस्कृत अष्टपदी पद है। वो सबसे पहले उन्होंने 1934 में रिकॉर्ड करवाया और भारत आज़ाद हुआ तो उनको पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान जाओगे? बोले नहीं, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं कर्मभूमि रही है तो मैं यहीं पे रहूँगा। उन्होंने अनेक भारत रत्न अवार्डी ऐसे कलाकारों को प्रेरित किया, उसमें लता मंगेशकर स्वयं, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और ऐसे अनेकानेक कलाकारों को उन्होंने इंस्पायर किया। केएल सहगल, उस्ताद शराफत हुसैन खां, उस्ताद अता हुसैन खां, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जैसे महानुभावों को उन्होंने तैयार किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज पॉपुलर म्यूज़िक जो बॉलीवुड का म्यूज़िक है, उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से बड़ौदा के दो महान कलाकार, गायनाचार्य पंडित भास्कर राव बखले और उस्ताद फयाज खान साहब, वहाँ से ही वो गंगोत्री है। अगर ये दो कलाकार बड़ौदा में पैदा नहीं होते तो आज का जो बॉलीवुड म्यूज़िक है उसका कोई स्टेटस नहीं होता। फिल्मों में द बर्निंग ट्रेन के सीन तो हमने काफी देखे हैं, लेकिन अब देश की सड़कों पर द बर्निंग कार के किस्से भी लगातार दर्ज हो रहे हैं। गुजरात के ऊना तालुका के केसरिया गांव में सड़क पर चल रही कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। इस कार में करीब 7 लोग सवार थे। उसी दौरान कार दुर्घटना का शिकार बनी। आनन फानन में सभी लोग कार से उतर गए और आग की लपटों ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर जलती हुई गाड़ी देखकर लोग भी मौके पर जमा हो गए। द बर्निंग कार का ये नज़ारा देखकर मौके पर हड़कंप देखने मिला। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लिमडी राजकोट हाईवे पर एक इको कार ट्रक के पीछे धमाके के साथ टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार कई बार जानलेवा साबित होती है। सुरेंद्रनगर जिला के लिमडी राजकोट हाईवे के डोड़िया गांव निकट ट्रक और इको कार के बीच भीषण टक्कर सामने आई, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर अगल बगल के गांव वाले फौरन मौके पर उमड़े और पुलिस को मामले की इत्तला दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का पतरा काटकर शवों को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना काल के 2 साल के दौरान स्कूलों में जो सन्नाटा पसरा हुआ था, उसकी जगह अब अलग अलग गतिविधियों ने ले ली है। गुजरात के वडोदरा की सभी स्कूलों में इन दिनों वार्षिकोत्सव का मौसम चल रहा है। गुजरात के वडोदरा के वासना में स्थित ब्राइट डे स्कूल में 14वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें इंडिया की उड़ान थीम के आधार पर 4वीं और 5वीं कक्षा के करीबन 600 छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर आज़ादी से जुड़ी हुई नृत्य, गीत, संगीत प्रस्तुत किए गए। आज़ादी से जुड़ी हुई जानकारी भी छात्रों ने दर्शकों को दी। छात्रों की इन अद्भुत प्रस्तुतियों को उपस्थित सभी ने खूब सराहा।
इसके अलावा स्कूल के जिन बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज में अच्छा प्रदर्शन किया है उन सभी को स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह के हाथों इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। 450 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो इसीलिए ये थीम लिया गया है। गुजरात में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाता हुआ एक और मामला अंकलेश्वर जीआईडीसी में सामने आया है, जहां बंद गोदाम से लाखों रुपए की शराब जब्त की गई। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब की तस्करी, शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। कुछ ऐसा ही फिर एक बार अंकलेश्वर में उजागर हुआ। दरअसल अहमदाबाद के एक शख्स के नाम पर अंकलेश्वर जीआईडीसी के गोदाम में लाखों रुपए की शराब छुपाई गई थी। भरूच की एसपी डॉक्टर लीना पाटिल और डीवाईएसपी चिराग देसाई के मार्गदर्शन में छापेमारी की। अंकलेश्वर जीआईडीसी के पीआई ए के जाडेजा और उनकी टीम ने यहां छापेमारी कर विहिता कैंप चौकड़ी निकट एक बंद गोदाम से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। गोदाम का ताला तोड़कर पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की 32,424 शराब की बोतलें और 1,444 बियर के टीन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 44,60,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में गोदाम किराए पर रखने वाले अहमदाबाद के शख्स की तफ्तीश पुलिस कर रही है। गुजरात के वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित सालों पुरानी दरगाह पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग शामिल हुए। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित 600 साल पुरानी दरगाह पर संदल शरीफ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीते दिन याद किए गए कि इस दरगाह के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती थी तब हॉर्न बजाकर सलामी देकर आगे जाती थी। इस दरगाह के 600 साल पूरे होने पर दरगाह प्रशासन द्वारा लोगों के लिए नियाज समेत के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। સયાજીગંજની મુખીભાઈ મુરાદ શહીદ દરગાહને આજે સંદલના ઉપસ્થિત બધા હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ સાથે મળીને તહેવાર ઉજવે છે। આજે મુરાદ સાહેબ બાવાને 600 વર્ષના ઉપર થઈ ગયા અને અહીંયા કોઈ પણ જે મુરાદ માંગવા આવે છે એને મુરાદ પૂરી કરે છે બાવા અને ક્યાંથી લોકો આવે છે અને ભાઈચારાની સાથે રહે છે। અહીંયા આજ સુધી સયાજીગંજ વિસ્તારમાં કોઈ દિવસ કોમી થયું નથી અને બધા એક સાથે કંધો કંધે મિલાઈને કોરોનામાં પણ એટલો સાથ સરકાર ભાઈ બહેનો તરફથી મળ્યો છે મુસલમાનથી, એટલે આ સંદલના ઉરુસે બધા હિન્દુ ભાઈ બહેનો સાથે મળીને ઉજવે છે। આવો ને આવો ઉજવતા વર્ષોથી ભાઈચારો રહે એવી મુખીભાઈ બધાને प्रार्थना करे छे। तमाम हिंदू मुस्लिम को मैं सरकार मुराद शहीद बाबा बुखारी की जानिब से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आज पीर रोशन जमीर सरकार मुराद शहीद बाबा रहमतो रिदवान की 666वां उर्स मुबारका चल रहा है, जिसका संदल शरीफ हो रहा है। तमाम लोग मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बनकर सरकार मुराद शहीद बाबा बुखारी रहमतो रिदवान के दर पर हाजिरी देते हैं और सब कोई यहाँ से फैज़ याब होकर अपनी मुराद पाकर यहाँ से जाते हैं। सरकार मुराद शहीद बाबा रहमतो रिदवान की बारगाह से सब कोई खुश होके जाते हैं। यहाँ के कमेटी हजरात भी आने वाले ज़ायरीन से बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। हर ज़ायरीन यहाँ के कमेटी से खुश हैं। सूरत के भाटेना के पंचशील नगर में रहने वाले झुग्गियों के निवासी घर की मांग के साथ मोर्चा लेकर सूरत कॉरपोरेशन कार्यालय पहुंचे। गुजरात के सूरत के भाटेना के पंचशील नगर में जनता का विरोध प्रदर्शन देखा गया। यहां के निवासी मोर्चा निकालकर सूरत महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे। दरअसल यहां खाड़ी किनारे रहने वाले ये झुग्गी के निवासी वैकल्पिक आवास की मांग कर रहे हैं। उनकी झुग्गियां तोड़कर घर नहीं दिए गए हैं, जिसका आक्रोश उन्होंने जताते हुए कॉरपोरेशन से घर के बदले घर मांगे। सूरत महानगरपालिकाના લિંબાયત ઝોનની અંદર TP7 આંગણા ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 184 પંચશીલ નગર વસાહત આવેલી છે, જે વસાહતને સુરત મહાનગરપાલિકાએ પુનર્વસન કરેલ આજથી 30 વર્ષ પહેલાં। એ લિંબાયત ઝોન દ્વારા ખાડી કિનારેના 9 મીટરના સર્વિસ રોડ પર જે ઝૂંપડાઓ છે એને દૂર કરવા માટેની નોટિસ આપવામાં આવી છે। અમારી એક જ રજૂઆત છે કે 2007 અને 2009માં
સ્થાયી સમિતિ દ્વારા જે સુરત શહેરના ઝૂંપડાઓને દૂર કરીને શહેર વિકાસ માટેના જે વૈકલ્પિક આવાસ આપવામાં આવ્યા એ ઠરાવનું આપ અમલીકરણ કરો અને 2014માં નામદાર હાઈકોર્ટે આ જ સ્લમ વસાહત માટે એક માર્ગદર્શન આપેલું, એક ગાઈડલાઇન જારી કરેલી, એ ગાઈડલાઇનનો અમલ કરો અને એવી રીતે એમને વૈકલ્પિક આવાસ આપો. જો તમે વૈકલ્પિક આવાસ નહીં આપો, સરમુખત્યારશાહીથી કે હિટલરશાહીથી તમે કાર્ય પદ્ધતિ કરશો તો અમારે ન છૂટકે સુરત મહાનગરપાલિકા સામે ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે અને જો જરૂર પડે તો કાયદे की लड़त लड़वानी પણ જરૂર है. उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में एक मंदबुद्धि के बच्चे को ढूंढने के लिए पिता दर-बदर भटक रहे हैं. उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ के अतरधनी गांव में रहने वाला 7 साल का मंदबुद्धि बच्चा पिछले कई दिनों से लापता है. 30 जनवरी को घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय अनुज का कोई अता पता नहीं है. अनुज मम्मी पापा के सिवाय कुछ और बोलना नहीं जानता है. ऐसे में बच्चे को ढूंढने में पिता को काफी परेशानी आ रही है. 7 वर्षीय अनुज के पिता फुदलू ने जगह जगह पोस्टर लगाकर बेटे की जानकारी देने पर 10,000 रुपए का इनाम भी देने का ऐलान किया है. हमारा लड़का भैया गायब हो गया है. 30 तारीख का निकला है 1 बजे का. हमारे लड़का का नाम है अनुज. लड़के की उम्र है 7 साल. ये नाक में चोट लगी हुई है तो ये बासा फूला हुआ है. ये गांठी में चोट लगी हुई है तो गांठी में ये निशान चोट का है. हाँ, 9 दिन हो गए हैं. ढूंढते ढूंढते हमारे गांव के 8-10 लोग उन्होंने ढूंढा है. औरत मनाही लगा करके बहुत लोगों ने हमारी मदद की है. तब भी जंगल अंगल तालाब सब ढूंढ डाला हमने. हमारा बच्चा नहीं मिला हुआ. हमारा लड़का पहन रखा उजर बनियाई है, नीचे काली सी जैकेट है, नंगा नंगा होगा. मम्मी पापा कह लेता है और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. साथ ही वीएनएम की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.